लास्ट क्लास में अपन ने पारिस्थितिकी तंत्र कंप्लीट कर लिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमारा था ऊर्जा पिरामिड का। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड देखा था। ऊर्जा पिरामिड के अलावा जो है हमने ऊर्जा प्रवाह देखा था। ऊर्जा प्रवाह जिसका नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था, लिंडन मान द्वारा दिया गया था। 10% सूर्य से 1% ऊर्जा आती है और फिर उसके बाद जो रसायन ऊर्जा होती है वो 10% ऊर्जा जो है अगले में पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। ठीक है, ट्रांसफर होती है। उतनी बात हमने कर ली थी। मेनली हम उसमें भी क्या देख रहे थे, मुख्य रूप से जैव विविधता की बात देख रहे थे। आज जो है मेन जो हमारा क्या मोटिव है वो जैव विविधता को ही समझना है, क्योंकि वहां से जो सवाल है अपने वो बनते हैं। ठीक है, जैव विविधता मुख्य रूप से किस प्रकार से जैव विविधता को आंका जाता है, ठीक, किस प्रकार से देखा जाता है, किस किस प्रकार की जैव विविधता होती है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने एक तो क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, वर्गों में बांटा था, 5 वर्गों में बांटा था। उसके अलावा उन्होंने जैव विविधता को भी 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, कि मुख्य रूप से जब पारिस्थितिकी तंत्र में हम बात करते हैं जैव विविधता की, ठीक है, तो वहां पर जब हम ये देखते हैं कि जब हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जाते हैं तो किस प्रकार से जो है जैव विविधता में परिवर्तन आता है, और वो जो जैव विविधता में परिवर्तन आता है उसका मापन किस आधार पर किया जाता है, किस प्रकार से उसे मापा जाता है, ये हम देखेंगे। जैव विविधता होती क्या है और जैव विविधता कितनी अधिक किस पारिस्थितिकी तंत्र में है, ठीक है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा उनके संरक्षण की बात करेंगे। ठीक है, संरक्षण को लेकर जैसे संरक्षण कैसे किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो प्राकृतिक, उन्हीं के प्राकृतिक स्थान पर जहां पर वो पहले से उपस्थित है, उसे बोला जाता है क्या, इन सितु। ठीक है, इन सितु ही वर्ड यूज होता है इंग्लिश का। ठीक, और दूसरा होता है जब उन्हें उस जगह से हटाकर दूसरी जगह लाया जाता है और संरक्षण दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है क्या, एक्स सितु। ठीक है, तो इन सितु में जैसे अपने उदाहरण क्या आते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गए, ठीक है, उद्यान हो गए, और ऐसे एक्स सितु का मतलब यहाँ पर क्या है मुख्य रूप से, ठीक है, तो जहां पर वो संरक्षण, चिड़ियाघर में हो गया तो संरक्षण देना। ठीक है, मुख्य रूप से चिड़ियाघर का उद्देश्य जो था वो पहला क्या उद्देश्य था, ठीक है, संरक्षण प्रदान करना। उसके बाद उसे क्या, पर्यटन वगैरह में लाया गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से पहले अपन देखेंगे जैव विविधता क्या होती है। तो किसी भी जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र देख चुके हैं, ठीक है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम बात करें, ठीक, तो मुख्य रूप से वहां पर जो अलग अलग प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां पर किसी एक प्रकार की प्रजाति पाई गई, किसी दूसरे प्रकार की प्रजाति पाई गई, किसी तीसरे प्रकार की प्रजाति पाई गई, किसी चौथे प्रकार की प्रजाति पाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो मुख्य रूप से अलग अलग जो प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, तो जितनी अधिक क्या पाई जाएगी, वहां पर अलग अलग प्रजातियां पाई जाएंगी। ठीक है, स्पीसीज पाई जाएंगी, प्रजाति। यहां पर स्पीसीज या प्रजाति से क्या मतलब है, ठीक, मुख्य रूप से स्पीसीज या प्रजाति किसे बोलते हैं, कोई भी जीव एक ही प्रजाति का है तब हम बोलेंगे। ठीक, मुख्य रूप से एक वर्ड आता है प्रजाति। प्रजाति का मतलब क्या होता है, ठीक, प्रजाति का यहाँ पर मतलब मुख्य रूप से क्या होता है, तो प्रजाति का मतलब अपन किसमें देखते हैं, कोई भी ऐसे जीव, ठीक है, जो क्या हो, एक मतलब उनमें कुछ आकार में क्या हो, एक साथ समानता हो, ठीक है, या फिर आकार या उनकी संरचनाओं में समानता दिखाई दे। जो दूसरा दिखाई देता है वर्ड, आगे चलकर हम शब्दावली को भी देखेंगे, ठीक है, जो दूसरा शब्दावली का वर्ड दिखाई देता है कि ये जो जनरेशन जो एक ही प्रजाति के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, वो क्या करेंगे, एक साथ नई जनरेशन को जन्म देने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों एक ही जाति के लोग, एक ही प्रजाति के लोग अगर नए जीव को जन्म देने में क्या है, सक्षम है, तो वो क्या कहलाएंगे, एक ही प्रजाति के कहलाएंगे। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्रजाति कहलाती है। स्पेसिफिक हम इस वर्ड को भी देखेंगे आगे चलकर। ठीक है, फिर उसका हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। एक होता है आपका क्या, खच्चर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन देखते हैं क्या, जैसे गधा और घोड़ा। ठीक है, गधा और घोड़ा एक ही प्रजाति में नहीं आता। ठीक है, गधा और घोड़ा एक ही प्रजाति में नहीं आता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनसे जो होने वाली संतान है, सिर्फ इनसे होने वाली संतान की नहीं, जो इनकी संतान होगी वो भी आगे क्या सक्षम हो नई प्रजाति को पैदा करने। ठीक है, तो गधा और घोड़े से, ठीक है, मुख्य रूप से जो नया जन्म लेता है, ठीक है, जो इससे नई संतान उत्पन्न होती है, वो होती क्या, मुख्य रूप से खच्चर। ठीक है, 2 वर्ड आते हैं, एक आता है खच्चर और दूसरा आता है क्या, हिन्नी। ठीक है, मैं सिर्फ प्रजाति समझा रहा हूं, प्रजाति होती क्या है। मुख्य रूप से अगर क्या है, देखो खच्चर क्या माना जाता है, गधे का बच्चा। गधे का बच्चा मतलब अगर यहाँ पर गधा क्या है, पिता, ठीक है, और घोड़े में क्या है, फीमेल। ठीक है, मुख्य रूप से तो यहाँ पर अगर अपन क्या देखते हैं, फीमेल में, ठीक है, माता में, तो अगर है तो उससे जन्म लेने वाला बच्चा क्या कहलाता है, खच्चर कहलाता है। जबकि उसी का उल्टा, अगर यहाँ पर घोड़ा क्या है, यहाँ पर मुख्य रूप से मेल, ठीक है, और यहाँ पर गधे में क्या है, मुख्य रूप से
फीमेल है, तो ऐसे में पैदा होने वाला बच्चा क्या कहलाता है? मुख्य रूप से हिन्नी कहलाता है। ठीक है, तो ये लेकिन ये जो खच्चर और हिन्नी हुए दोनों ही क्या होते हैं? मुख्य रूप से आगे जनसंख्या को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, अब आगे चलकर हम ये देखेंगे कि इनका मुख्य रूप से इनको लाने का क्या कारण था, क्योंकि इनमें दोनों पे ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, घोड़ा बहुत ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है, दूसरी कह सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। और गधा क्या है? यहाँ पर ज्यादा हो सकने में सक्षम होता है, इसीलिए खच्चर में आपको दोनों की क्वालिटी दिखाई देगी। और कई जगह पर आप देखोगे खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका उद्देश्य यही था। लेकिन ये जो खच्चर है, ठीक है, जम्मू वगैरह में किया जाता है, लेकिन ये जो खच्चर है वो आगे चलकर नई प्रजाति को पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, एक प्रकार से नपुंसकता ही इनमें होती है। ठीक है, तो इसलिए गधे और घोड़े को, क्योंकि ये आगे जो इनसे आगे संतान आ रही है वो नए आगे चलते जनरेशन पैदा नहीं कर सकते, इसलिए गधे और घोड़े को एक ही प्रजाति में नहीं रखा जाता। तो एक ही प्रजाति में आने वाले लोगों का मतलब आपने समझा कि क्या होता है? ठीक है, ठीक है, तो जो आगे जनरेशन को बढ़ा चाहे या उससे होने वाली जो संतान है वो आगे तो क्या होंगे? एक ही प्रजाति में आएंगे। ठीक है, हाँ, हिंदी वही मतलब वही घोड़े और गधे से जन्म लेने वाला। ठीक है, मुख्य रूप से घोड़े और गधे से ही जन्म लेने वाला, लेकिन घोड़ा क्या होता है? मुख्य रूप से यहाँ पर घोड़ा मेल होगा और जब क्या होगा? गधा फीमेल होगा। ठीक है, हिंदी देखो बहुत कम दिखाई देते हैं, मेनली इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक, मुख्य रूप से देखो क्या है, अलग अलग, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता खच्चर और हिन्नी। ठीक है, दिखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हिन्नी क्या बोला जाता है? ठीक है, हिन्नी मुख्य रूप से कब? जब घोड़ा क्या होता है? मेल, मतलब घोड़े का बच्चा मतलब घोड़ा यहाँ पर पिता हो, मेल हो, तब उसे हिन्नी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर एग्जाम्पल किसका अपन देख रहे हैं कि जब क्या होगा? एक ही प्रजाति में कब कोई लोग आएंगे? जब क्या उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो आगे चलकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते, तो इन्हें किसमें रखा जाता है? एक ही प्रजाति में। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जब अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है, और वो जितनी ज्यादा अधिक होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। ठीक, जैव विविधता बोलते हैं। मुख्य रूप से जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता के अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर बात किसकी करने वाले हैं? मुख्य रूप से प्रजाति और प्रजाति का एक साथ मिलना। एक ही प्रजाति में हम देखेंगे आपको क्या मिलेगा? अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। ठीक है, एक ही प्रजाति में आपको अलग अलग, जैसे फल फूल हम देखते हैं तो अलग अलग फल फूल आते हैं, मतलब जैसे आम आए तो आम की बहुत सारी क्या है? ठीक है, वेराइटीज, हम वेराइटीज के रूप में देख लेते हैं। जाम फल है उसकी अलग अलग वेराइटीज। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी जैसे जो फिलहाल अपन देखते हैं। ठीक, तो अगर ये तितलियां, तितलियों की आप कितनी अलग अलग प्रजातियां देखते हो? बहुत सारी, लगभग 10,000 से ज्यादा इसकी क्या होती है? प्रजातियां अलग अलग कलर की देखते हो। ठीक, तो मुख्य रूप से जैव विविधता का जो पहला स्तर होता है वो क्या होता है आपका? ठीक, यहाँ पर अनुवांशिक जैव विविधता होता है। ठीक है, अनुवांशिक जैव विविधता होता है। अनुवांशिक जैव विविधता का मतलब यहाँ पर जेनेटिकली चेंजेस आए हैं। ठीक है, मतलब जैसे अपन देखते हैं मनुष्य में आपको कौन कौन मिलेंगे? ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। ठीक है, ऐसे शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको अलग प्रकार के, तो हम बांटते हैं ना, अस्ट्रोलाइड, निग्राइड, द्राविड़। ठीक है, तो ये क्या है? मुख्य रूप से सभी क्या है? मनुष्य, एक ही प्रजाति के, लेकिन इनमें भी क्या हम देख रहे हैं? अंतर देख रहे हैं, तो उसको हम किसमें रखते हैं? अनुवांशिक जैव विविधता में। तो जो पहला स्तर होता है वो क्या होता है? प्रजाति के अंदर जो अलग अलग क्या है? कैटेगरीज है। ठीक है, अलग अलग उन्हें बांटा गया, उसको किसमें रखा जाता है? तो प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली जो जैव विविधता होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक जैव विविधता। जो दूसरा स्तर है वो क्या है आपका? मुख्य रूप से प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र हम देख चुके हैं आसपास का, ठीक है, वो क्षेत्र जहां का हम अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर जैव विविधता पाई जा रही है। तो दूसरा क्या होता है? प्रजाति जैव विविधता। जैसे यहीं पर मनुष्य है, आसपास हमारे कुत्ते बिल्ली हो गए, गाय हो गए, ठीक है, और अलग अलग जानवर हो गए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? मुख्य रूप से ये हमारा क्षेत्र है, शहर है। इस शहर के अंदर क्या सिर्फ आपको एक ही प्रजाति दिखाई दे रही है? मनुष्य प्रजाति तो नहीं, उसके अलावा अन्य भी जैसे पालतू जानवर मुख्य रूप से दिख जाएंगे। हाँ, जो वनों के लोग हैं या फिर वनों की जो प्रजाति वो आपको नहीं दिखाई देगी। शेर, बाघ, चिड़ियाघर है तो वो भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं है, उस शहर के अंदर ही है, लेकिन है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो उसे किसमें रखा जाता है? आपका प्रजाति जैव विविधता। और फिर तीसरा आता है पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता का मतलब यहाँ पर किससे है? तो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी जैव विविधता का मतलब किससे है? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ठीक, तो मुख्य रूप से जैसे यहाँ पर अपन ने देखा कि ये है हमारा क्या? पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, और यहाँ पर एक से अधिक क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र है। जैसे एक शहर है या एक क्षेत्र है, उसके अंदर क्या है? जंगल भी है। ठीक है, जंगल है, जंगली क्षेत्र है। ठीक है, उसी शहर के अंदर आपको क्या? पर्वत पहाड़ भी दिख रहे हैं। ठीक है, पर्वत पहाड़ वाला क्षेत्र भी दिख रहा है। उसी शहर के अंदर आपको तालाब दिख रहे हैं
और अगर तट के किनारे हैं तो क्या समुद्र भी दिख रहा है, और ये अलग अलग क्या है आपके पारिस्थितिकी तंत्र है, उसी में आपका शहर या टाउन बसा हुआ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम देखें अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र जो पाए जाते हैं एक बड़े क्षेत्र पर, उसे हम किसमें रखते हैं, पारिस्थितिकी जैव विविधता में। क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर समुद्र का है, यहाँ पर आपको अलग प्रकार के जीव दिखाई देंगे, जलीय जीव दिखाई देंगे, ठीक है, वो अलग प्रजाति में आते हैं। आप तालाब में देखोगे तो आपको अलग प्रकार के जीव दिखाई देंगे, जो समुद्र में भी दिखाई दे रहे हैं वो हो सकता है तालाबों में भी दिखाई दे जाए, ठीक है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देंगे मुख्य रूप से, इसी प्रकार से जंगल में जो आपके क्या भूमि में रहने वाले लोग वो अलग प्रकार के दिखाई देंगे, और पर्वत पहाड़ों में भी हमें अलग प्रकार की क्या प्रजाति दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं जब वो एक साथ आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो मुख्य रूप से ये क्या है, ऐसा नहीं है ये एक ही तंत्र के भाग, ठीक है, ये प्रकार नहीं है, क्या है, इनके स्तर की बात कर रहे हैं। स्तर का मतलब हमने एक ही जाति के अंदर जब क्या विविधता देखी तो उसको हमने क्या बोला, आनुवांशिक जैव विविधता। फिर हमने क्या लिया, एक पारिस्थितिकी तंत्र लिया, सिर्फ एक पारिस्थितिकी तंत्र लिया और उसके अंदर अलग अलग प्रजाति देखी तो उसको हमने क्या बोला, प्रजाति जैव विविधता। और फिर हमने एक से अधिक क्या लिए, पारिस्थितिकी तंत्र लिए, और सभी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव विविधता दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी जैव विविधता। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्या होते हैं, स्तर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा प्रजाति जैव विविधता और तीसरा पारिस्थितिकी जैव विविधता, 3 स्तर हमें बताए गए। ठीक है, मुख्य आगे अगर हम बात करें तो आनुवांशिक जैव विविधता क्या होता है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, किसी जाति में मिलने वाली उपजाति, जैसे मानव में देखें तो क्या ड्राविडियन, निग्राइड और एस्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे आनुवांशिक जैव विविधता संस्था में बात करें तो सबसे ज्यादा जो वो क्या पाई जाती है, आपकी तितलियां पाई जाती है 1000। ठीक है, उसके अलावा जैसे वो 1000 प्लस उपजाति है इसकी। इसी प्रकार से क्या हो गई, 1000 प्लस उपजाति घास वगैरह की हो गई, आप घास अलग अलग प्रकार की देखते हो, गाजर घास वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, गाजर घास। फिर अलग घास दिखाई देती है, दूब के रूप में जो एक हम घास देखते हैं, ठीक है, जिसकी पूजा वगैरह भी की जाती है, रखा जाता है ना पूजा वगैरह में दूब। ठीक है, वो भी क्या है, एक प्रकार की घास ही है, तो अलग अलग प्रकार की आपकी घास पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो एक स्टेटमेंट आता है वो क्या आता है कि जितनी ज्यादा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जिसकी जितनी ज्यादा क्या पाई जाएंगी, उपजाति पाई जाएंगी, एक जाति की जितनी ज्यादा उपजाति है उनके बने रहने के उनकी ज्यादा क्या होंगी, संभावनाएं होती हैं। मतलब क्या, जितनी ज्यादा क्या होगी, उपजाति होगी, उनके अनुकूलन की या उनके बने रहने की, उनके एग्जिस्टेंस की, ठीक है, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर क्या होगी, संभावना होगी। ठीक है, और उनके विलुप्त होने की संभावना सबसे कम होगी। जैसे अभी की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं क्या, मनुष्य पाए जा रहे हैं। तो अगर अंतिम रूप से कोई एग्जिस्टेंस खत्म होगा या विलुप्त होगा वो कौन होगा, मनुष्य होगा। वर्तमान स्थिति पर देखें, हालांकि ये चीजें हमें दिखाई देती है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इससे अधिक भी प्रजातियां क्या है, छोटे मोटे सूक्ष्म जीवों के रूप में भी उपस्थित हैं। लेकिन अगर हम बड़े जीवों में बात करें तो आज के टाइम पर वही कि मनुष्य क्या अपनी सुरक्षा के लिए भी काम कर सकता है, तो उनके विलुप्त होने की संभावनाएं जो है वो सबसे कम। ठीक है, ये होती है आपकी क्या, अनुवांशिक जैव विविधता के रूप में। दूसरा हमने क्या देखा था यहाँ पर, ठीक है, प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता का मतलब क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें और वहां पर मिलने वाली क्या, मुख्य रूप से आपकी जैव विविधता या विभिन्न प्रजातियां। जैसे वही वन में हमने बांस, मोर, हिरण, सागौन, महोगनी, बाघ, ठीक है, जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब देख लिए। अब वो किस प्रकार से कितने पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रजाति जैव विविधता होती है उस प्रजाति जैव विविधता का क्या एक सूत्र होता है। ठीक है, प्रजाति जैव विविधता का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र मुख्य रूप से क्या है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें टोटल कितने क्या पाए जा रहे हैं, जीव पाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रजाति पाई जा रही है। हम एक व्यक्ति की या एक प्रजाति की क्या निकाल रहे हैं, जैव विविधता कि भैया एक जैव विविधता की जब हम बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्या देख लेंगे, मुख्य रूप से टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, और वहां पर एक प्रजाति कितनी मुख्य रूप से पाई जा रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रजाति जैव विविधता का सूत्र बोल देते हैं। अब सिंपल सी बात है कि कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, और वहां पर सिर्फ कौन है, मनुष्य है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र हो गया आपका क्या, शहर, ठीक है, मनुष्य है। ठीक है, तो सिर्फ मान लो टोटल जो है मनुष्य पाए जा रहे हैं और 100 मनुष्य, ये हमने मान लिया। टोटल हेड काउंटिंग कर रहे हैं, हेड काउंटिंग मतलब एक एक को गिना कि कितने लोग हैं। ठीक है, और हमने देखा उसी शहर में सिर्फ क्या है, मनुष्य ही है। ठीक है, मतलब 100 मनुष्य हैं और उस पारिस्थितिकी तंत्र में भी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 100 मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। तो प्रजाति जैव विविधता का जो सूत्र आ जाएगा उसके हिसाब से इसका नंबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं जा सकता और 0 से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको क्या मिला, 1 मिला। तो प्रजाति जैव विविधता अधिक हुई या कम, कम हुई। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो सूत्र है वो हमें क्यों देखना है, उसका उद्देश्य क्या है कि अगर
ठीक है, किसी जगह पर मुख्य रूप से क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में हमने क्या देखा, तंत्र में समस्त जीवों की संख्या और एक प्रजाति के जीवों की संख्या। और अगर हम मनुष्य की बात कर लें, और मनुष्य कितने हैं, 100 है, और वही बस पाए जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें मुख्य रूप से, सिर्फ एक मिलेगा। और इसका मतलब क्या, वहां पर जैव विविधता कैसी है, न्यूनतम है। जैव विविधता का मतलब ही क्या है, अलग अलग प्रजाति के वहां पर लोग पाए जा रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या, जैव विविधता। और अगर एक ही व्यक्ति पाया जा रहा तो यहाँ पर क्या, जैव विविधता सबसे न्यूनतम, ठीक है। और अगर हमने बोला वहां पर क्या कि 100 लोग हैं टोटल, और उसमें से मनुष्य कितना है, एक है, ठीक है, सिर्फ एक मनुष्य, मतलब 99 अलग प्रकार के लोग वहां पर उपस्थित हैं, तो जैव विविधता कैसी हुई, अधिक हुई। तो हमने ये बोला क्या, 0.001 मान लो आ गया आंसर, तो इसका मतलब जैव विविधता सर्वाधिक होगी, ठीक है। तो जब जैव विविधता की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैव विविधता को जब काउंट किया जाता है तो किसके किसके बीच में किया जाता है, मुख्य रूप से आपके 0 से 1 के बीच में काउंट किया जाता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में क्या, प्रजाति जैव विविधता को देखा जाता है, ठीक है। अगर जैव विविधता क्या है, यहाँ पर प्रजाति जैव विविधता जो है वो 1 है, ठीक है, अगर रेशियो क्या आया, 1 आया, इसका मतलब क्या है, न्यूनतम जैव विविधता, ठीक है। और अगर उसका जो मान है वो किसकी ओर बढ़ा, 0 की ओर बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता सबसे अधिक क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर जो है जैव विविधता किस प्रकार से आती जाएगी, अगर जो जैव विविधता का मान है वो 1 से, प्रजाति जैव विविधता का मान 1 से 0 की ओर जा रहा है, तो जैव विविधता घट रही है, बढ़ रही है। अगर मान जो है वो 1 से 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, तो जैव विविधता बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और अगर 0 से 1 की ओर जा रहा है मतलब जैव विविधता घट रही है, और अगर 1 है मतलब सबसे कम जैव विविधता है, मतलब सिर्फ एक ही प्रजाति के लोग वहां पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है वो हमारा सवाल बन सकता है, टेक्निकल सवाल है, जहां पर क्या पूछा जाएगा कि जैव विविधता को जो आंकने का तरीका है वो किस हिसाब से देखा जाता है, ठीक है, कि जो मान है वो कैसा आना चाहिए, अगर 0 की ओर है तो इसका मतलब वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जैव विविधता के लिए क्या, वही 0.00001 में जितना ज्यादा कम होगी, 0 की ओर होगी, उतना क्या होगा, जैव विविधता अधिक वहां पर होगी। तो ये क्या है आपका प्रजाति जैव विविधता का। देखो प्रजाति जैव विविधता इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि प्रजाति जैव विविधता का मतलब क्या, प्रजाति में, ठीक है, जो प्रजाति है अलग अलग उनकी विविधता मतलब अलग अलग, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका फॉर्मूला, कि जो जैव विविधता निकाली जाती है, ठीक है, वो किस प्रकार से निकाली जाती है। कई बार क्या होगा, जो मान हमें दिख रहा है वो क्या है, वहां पर उल्टा है, ठीक है, मतलब 1 है तो जैव विविधता क्या है, न्यूनतम। तो इस वाले पॉइंट को आपको अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कैसे निकाला जाता है मुख्य रूप से पारिस्थितिकी जैव विविधता, तो जो तंत्र में समस्त जीवों की संख्या है और वहां पर एक जो प्रजाति है उसके जीवों की संख्या। तो यहाँ पर क्या की जा रहा है, सीधे सीधे हेड काउंटिंग की जा रही है। क्या की जा रही है, हेड काउंटिंग। हेड काउंटिंग मतलब सीधे सीधे एक एक व्यक्ति को गिना गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बताई गई, वहां पर जैव विविधता पाई बताई गई, ठीक है। तो ये आपकी प्रजाति जैव विविधता। और तीसरी क्या होती है मुख्य रूप से यहाँ पर आपकी पारिस्थितिकी जैव विविधता, ठीक है। पारिस्थितिकी जो जैव विविधता है, ठीक, उसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है कि पारिस्थितिकी अलग अलग जो क्या है बड़ा भूभाग है, ठीक है, जैसे पूर्ण रूप से पृथ्वी को ले लो, पृथ्वी को नहीं ले लो तो सिर्फ इंडिया को ले लो, ठीक है। अगर भारतीय क्षेत्र को पूरा का पूरा ले लिया तो यहाँ पर पर्वत पहाड़ भी है, ठीक है, तट भी है, समुद्र भी है, बीच में क्या है, भूमि भी है, पठार भी है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र है, नदियां भी है। तो क्या है, ये सभी मिलकर एक अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। और सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली क्या जैव विविधता क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। मुख्य रूप से अब अपन बात करते हैं क्या, जैव विविधता के मापन, ठीक है। तो जैव विविधता का मुख्य रूप से मापन, अभी हमने देखा ना कि माप ही तो रहे थे एक फॉर्मूले के कितनी अधिक क्या है वहां पर जैव विविधता, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से उसे मापते हैं उसके आधार पर हमने क्या किए, कुछ क्या बनाए, कुछ टर्म्स बनाए, और उन टर्म्स के बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसे माप रहे हैं, जिसे क्या बोला गया है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार से उसको मापा गया है, और मापने को हमने क्या बोला है, अल्फा बीटा और गामा। और ये जो प्रकार बताए गए वो किसके द्वारा पहली बार बताए गए, तो मुख्य रूप से आर एच व्हिटकर साहब, ठीक है, व्हिटकर साहब, जिसने एक क्लासिफिकेशन और दिया था कहे का 5, ठीक है, 5 जैव विविधता, मुख्य रूप से 5 प्रकार के जैव पाए जाते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ठीक है, कवक, और उसके अलावा प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये हमने देखा है। तो ये 5 प्रकार है। इसी प्रकार से जो जैव विविधता के भी प्रकार है, मतलब उसको मापने के प्रकार है, उसको भी क्या किया गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया। जो पहला मुख्य रूप से प्रकार है, ठीक है, किस प्रकार से मापा गया है मापन, तो मापन के 2 आधार, मापन के 2 आधार क्या है, वहां पर रिचनेस, रिचनेस की मतलब कि कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, कितना
अधिक है वो मापा गया। और दूसरा क्या कि अगर हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जाते हैं, ठीक है, तो कितनी क्या है समानता है, इवननेस है, कितनी क्या है समानता है, उन दो आधारों पर क्या किया गया है, इसे मापा गया है। समानता का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से, क्या हर पारिस्थितिकी तंत्र को चेंज करने के बाद हमें क्या वही जीव दिखाई दे रहे हैं? अगर वही जीव दिखाई दे रहे हैं तो समानता है, मतलब जैव विविधता में कहीं ना कहीं कमी आई है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में कोई अंतर नहीं है, चाहे हम कितने भी पारिस्थितिकी तंत्र बदल दें, ठीक है, लेकिन अगर क्या उनमें अंतर आ रहा है तो इसका मतलब अन्य जगहों पर अन्य जैव विविधता भी पाई जा रही है। जैसे अपन ये देखते हैं कि जो अगर हम क्या करें, ठीक है, पृथ्वी को ले लें और पृथ्वी का जो पोल एरिया है उस पोल एरिया से अगर हम क्या कहां की ओर आए, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर आए, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें मुख्य रूप से क्या सर्वाधिक जो है वो जैव विविधता दिखाई देती है, ठीक है। एक जो सवाल है वो सबसे बड़ा यही आता है कि हमने इस चीज को पहले भी देखा था, तापमान जो है वो क्या करता है, प्रभाव डालता है पारिस्थितिकी तंत्र पे, ठीक है, तापमान जो है वो क्या करता है, उत्पादन पर प्रभावित करता है। हमने ये देखा था कि तापमान कैसे प्रभावित करता है कि अगर तापमान अधिक है तो लैंगिक लक्षण जो है वो ज्यादा जल्दी आते हैं। ऐसे में आपको जो पॉपुलेशन वगैरह है वो आपको किन क्षेत्रों पर दिखाई देगी, जिन क्षेत्रों पर तापमान अधिक है, जहां पर सूर्य की रोशनी 24 घंटे पड़ती रहती है, ठीक है, तो वहां पर जो वातावरण है वो कैसा होता है, अनुकूल होता है। तो ऐसे में जो आप सर्वाधिक जैव विविधता देखते हो, ठीक है, तो सर्वाधिक अनुकूल जहां पर जैव ज्यादा रह पाएंगे वो क्षेत्र कौन सा है, जहां पर सूर्य की रोशनी 24 घंटे पड़ रही होगी। और 24 घंटे आपको जो क्षेत्र दिखाई देता है वो आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंध का मतलब वही तापमान अधिक है, गर्म क्षेत्र, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका ये जो बीच वाला भाग है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है वो क्या होती है, सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। जबकि आप अगर पोल्स की ओर जा रहे हैं तो जो आपकी जैव विविधता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, कम होती जाती है। तो जो दूसरा सवाल है वो आपका किस प्रकार से बनेगा कि अगर हम पोल से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, हो सकता है जो क्वेश्चन है वो पोल से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ना बने। पहला सवाल बनेगा शीतकटिबंधीय क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, और दूसरा सवाल बनेगा क्या कि पोल से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं, ठीक है, विषुवत रेखा जो हमारी 0 डिग्री है, ठीक है, विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं पोल से, 90 डिग्री से हम 0 डिग्री की ओर जा रहे हैं, ठीक है। दो प्रकार से सवाल है, और ऐसे ही 0 डिग्री से 90 डिग्री और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको आएंगे किस प्रकार से कि उष्णकटिबंधीय से शीतकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जाते समय, ठीक है, जैव विविधता में कमी आती है, ठीक है, या फिर दे देगा अधिकता आती है। स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है या नहीं है? 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो जैव विविधता में अधिकता होती है, सही है या गलत है? तो गलत है, ठीक है, क्योंकि जैव विविधता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो दूसरा हमारा सवाल है वो इंपॉर्टेंट कहां से आ जाता है कि जैव विविधता कहां पर सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो वही जैव विविधता में जाते की ओर हम क्या देखते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो जो मापन है वो इन्हीं आधारों पर किया गया है। तो पहला जो उद्देश्य है मापन का वो क्या है कि हम देखें कि कितनी अधिक जैव विविधता है, रिचनेस कितनी है। और जो दूसरा है कि अगर हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं तो कितना परिवर्तन आया, ठीक है, कितना परिवर्तन आया, ये क्या है आपके उद्देश्य है। और उसी आधार पर क्या किया गया है, यहाँ पर 3 प्रकार बनाए गए हैं मापन के, ठीक है, 3 प्रकार बनाए गए हैं। अगर उन 3 प्रकारों में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो उसे हमने क्या बोला है, मुख्य रूप से यहाँ पर अल्फा, बीटा और मुख्य रूप से गामा जैव विविधता के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। अल्फा जैव विविधता का यहाँ पर मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली हेड काउंटिंग की जाती है। ये पारिस्थितिकी तंत्र मेरे सामने, ठीक है, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, जैसे मैंने आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो अपन ने देख लिया कि ये पारिस्थितिकी तंत्र और गिन लिया कि हाँ इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, ठीक। तो ये अल्फा जैव विविधता किस पर आधारित होती है, मुख्य रूप से कि कितने लोग हैं वहां पर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हेड काउंटिंग। तो मेनली जो अल्फा बायोडायवर्सिटी उसमें क्या होती है, हेड काउंटिंग होती है, ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र में कितनी प्रजातियां हैं उनकी संख्या को सीधे सीधे गिन लेना, ठीक है। मान लो ये जैसे अपना क्या है, ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र है और इस पारिस्थितिकी तंत्र में अपन ने क्या किया, एक हो गई आपकी मुख्य रूप से, ठीक है, एक प्रजाति हो गई, ठीक, दूसरी अपनी हो गई क्या, यहाँ पर एक और अपन ने ले ली दूसरी प्रजाति, तीसरी प्रजाति अपन ने ले ली यहाँ पर कौन सी, ठीक, ये कोई दूसरी प्रजाति, फिर एक और प्रजाति ले ली अपन ने यहाँ पर, ठीक, ये चौथी प्रजाति। तो अपन ने बोल दिया कि अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 4, कितनी प्रजातियों की यहाँ पर संख्या है। तो अपन ने क्या बोल दिया, जैसे आप इस क्लास में अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से प्रजाति की बात करें जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी यहाँ पर,
ठीक है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है सूक्ष्म जीव वो भी यहाँ पर है। लेकिन अगर अपन इस क्लास में देखें तो क्या प्रजाति जो है वो क्या होगी, मुख्य रूप से अल्फा का मान 1 होगा, क्योंकि एक ही प्रजाति हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सीधा सीधा फिर उसके अंदर हम क्या जाएंगे, उनकी संख्याओं के अंदर जाएंगे कि वो भी कितने हैं। ठीक, तो अल्फा का मान कितना हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में कितनी प्रजातियां हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अल्फा जैव विविधता के रूप में देखते हैं। ठीक है, अल्फा जैव विविधता। तो जैसे यहाँ पर अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ पर 4। ठीक, दूसरा अपना होता है क्या, मुख्य रूप से फॉर एग्जांपल, चलो इसको इस तरीके से देख लेते हैं। एक हमारी ये जैव विविधता हो गई, दूसरी ये दो पारिस्थितिकी तंत्र ले लें। पहला पारिस्थितिकी तंत्र फर्स्ट है और दूसरा सेकंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझना, क्योंकि चीजें याद करने वाली नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जितना आपको क्या होगा समझ में आएगा उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, मान लो हमने एक देखी, यहाँ पर एक प्रजाति ये है। ठीक है, यहाँ पर भी मान लिया कि वो प्रजाति पाई जा रही है। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा मुख्य रूप से एक और प्रजाति है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरी प्रजाति है, तीसरी जो अपनी प्रजाति है मुख्य रूप से वो भी हमने रख दी। फिर हमने एक और प्रजाति यहाँ पर रख दी। ठीक है, चौथी। ठीक, चौथी अपन ने यहाँ पर एक और रख दी, ये हो गई। अब अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर जो है, ठीक, यहाँ पर क्या है, ये प्रजाति हो गई, दूसरी और हो गई एक। अब ये अपन ने ले ली कि ये दो पारिस्थितिकी तंत्र है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, मुख्य रूप से एक पारिस्थितिकी तंत्र में हमें अल्फा का मान कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखा हमने। ठीक है, तो उसमें हमें क्या दिखाई दिया, मुख्य रूप से यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये दो पारिस्थितिकी तंत्र है और इस पारिस्थितिकी तंत्र से हम मुख्य रूप से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं, दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं। यहाँ पर अल्फा का मान कितना था, 4 था, और यहाँ पर अल्फा का मान कितना था, 3 है। अल्फा जैव विविधता हमने हेड काउंटिंग की प्रजाति। जो दूसरा आता है वो क्या पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि जब हमने क्या किया, मुख्य रूप से दूसरी प्रजाति में गए। ठीक है, जब हम दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पर गए तो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में हमने क्या चेंजेस देखे या कितने चेंजेस देखे, तो आप देखोगे क्या कि मुख्य रूप से एक तो हमें समान दिखाई दिया और दो जो है वो अलग दिखाई दिए। तो बीटा का मान यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जब हम इस पारिस्थितिकी तंत्र से इस पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, हमें दो नई चीजें यहाँ पर दिखाई दी। एक समान था, उसको हमने वैसे रहने दिया कि कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, बाकी जो हमें क्या दिखाई दिए, दो नए दिखाई दिए। तो हमने क्या बोल दिया, बीटा का मान कितना है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब इस पारिस्थितिकी तंत्र से हम इस पारिस्थितिकी तंत्र की ओर आ रहे हैं, दूसरे वाले से पहले की ओर आ रहे हैं। कितना अंतर दिखाई दिया, 3 का। तो यहाँ पर बीटा का मान कितना हो गया, 3 हो। तो आपको समझ में आया कि बीटा का मान कब 2 और कब 3 होगा, जब हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जाते हैं। ठीक है, तो हमें कितना अंतर दिखाई दिया एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में, मतलब कितनी प्रजातियों का अंतर दिखाई दिया। ठीक है, तो जितनी प्रजातियों का अंतर हमें दिखाई दिया या जितनी नई प्रजातियां दिखाई दी उसको हमने क्या बोला है, बीटा जैव विविधता बोला है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी बीटा जैव विविधता। और तीसरा आता है, और इसी को क्या बोला जाता है, जैव विविधता की ढाल बोला जाता है। जैव विविधता की ढाल किसको बोला जाता है, बीटा जैव विविधता को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं और जितना ज्यादा हमें अंतर दिखाई देगा उतना ही बेहतर क्या होगा, आपका पारिस्थितिकी तंत्र होगा। और अगर हमें समानता दिखाई देती है तो नया कोई पारिस्थितिकी तंत्र है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब नया पारिस्थितिकी तंत्र जैसा कोई चीज नहीं। और अगर पारिस्थितिकी तंत्र नया नहीं है तो ऐसे में जो सबसे बड़ा आधार है जैव विविधता के स्तर का, कौन सा, पारिस्थितिकी जैव विविधता। हमने 3 स्तर देखे थे, एक आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा प्रजाति जैव विविधता, तीसरा पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या है, मुख्य रूप से सबसे मुख्य क्या है, आधार है स्तर का, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं और हमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब एक्चुअली में पारिस्थितिकी जैव विविधता है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें अंतर दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, बीटा के कारण दिखाई देता है। इसीलिए बीटा जो जैव विविधता है, आपको जो सवाल है वो यहाँ से बन सकता है कि इनमें से कौन सी जो जैव विविधता है, जो 3 मापने की क्या है आपकी प्रकार है जैव विविधता के, उसमें से ऐसी कौन सी जिसे क्या बोला जाता है, जैव विविधता का ढाल बोला जाता है। तो किसे बोला जाता है, बीटा जैव विविधता को बोला जाता है। और गामा जैव विविधता का मतलब क्या है, गामा जैव विविधता में दोनों को देखा जाता है, एक तो प्रजाति की संख्या कितनी है उसको भी, और दूसरा किसी नए पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं उसमें जो अंतर है। तो गामा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा है।
ठीक है, मुख्य रूप से जो पहला सवाल है वो आपका क्या है कि किसने इसको दिया, ठीक है, किसने इसको दिया, मुख्य रूप से किसने बताया जैव विविधता के बारे में, ठीक, तो व्हिटकर साहब ने बताया, ठीक। फिर अपन ने देखा क्या, अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता होती क्या है। तो अल्फा जैव विविधता क्या है, प्रजातियों की सीधे सीधे हेड काउंटिंग कि भैया कितनी यहाँ पर जीव है, किस किस प्रजाति के यहाँ पर जीव। दूसरा हमने देखा क्या, बीटा जैव विविधता, एक पारिस्थितिकी तंत्र से अगर हम दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं तो कितना अंतर आया प्रजाति में, ठीक है, और इसी को क्या बोला गया है, जैव विविधता की ढाल बोला गया, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, गामा जैव विविधता, जिसमें हेड काउंटिंग भी की जाती है और साथ में ये भी देखा जाता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र से अगर हम दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ है, मुख्य रूप से यहाँ पर कितना परिवर्तन आया। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है क्या आपका, यहाँ पर गामा हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रहे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फॉर्मूला तो ऐसे ही सिंपल सा है चीजें, ठीक है। अगर इसको रटने जाओगे तो क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो सीधा सीधा बेसिक याद रखो, अगर बेस क्लियर है तो चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, वहां पर याद रह जाती, ठीक है। चलो यहाँ पर वही बताना था जो अपन ने पीछे समझ लिया, ठीक। तो यहाँ पर दिया वो एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी जाने पर प्रजातियों में दिखी गई क्या है, विभिन्नता है, ठीक है। इसी को अपन ने क्या बोला है, बीटा जैव विविधता। नई प्रजातियों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, बीटा जैव विविधता। नई प्रजातियों की जो हमने संख्या देखी, कितनी नई प्रजातियां दिख रही, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से बीटा। जैसे अपन ने क्या देखा था, बीटा इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 हमें नई दिखाई दी थी, ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया था, बीटा, और इधर पर हमें 3 दिखाई दी, ठीक है, तो अपन क्या कहलाती है, मुख्य रूप से बीटा जैव विविधता। जो अपनी गामा जैव विविधता वो क्या कहलाती है, मुख्य रूप से, ठीक है, गामा जैव विविधता क्या होती है, गामा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आपको हो सकता है कि जो क्वेश्चन हो किससे बन जाए, उनके नंबर से बन जाए, ठीक है, कि लाइक अगर जो हेड काउंटिंग है वो 3 प्रजाति दिखाई दे रही है और नई पारिस्थितिकी तंत्र में जाने में हमें मुख्य रूप से क्या 2 नई प्रजातियों का अंतर दिखाई दे रहा है, तो भैया बताओ गामा कितना होगा, तो आप बता सकते हो ना, गामा कितना होगा, 3 + 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई, क्योंकि उसने क्या किया, पहली पारिस्थितिकी तंत्र में, पहले पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य रूप से यहाँ पर क्या किया है, उसने माप किया कि पहले पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, कितने जीव हैं। मुख्य रूप से अपन ने ये देखा था ना यहाँ पर कि कितने जीव हैं, पहले पारिस्थितिकी तंत्र में कितने जीव हैं, और जब वो नए पारिस्थितिकी तंत्र में जा रहा है, ठीक है, तो उसको कितने क्या हुआ, कितना अंतर दिखाई दिया है, दूसरे जैव विविधता से कितना अंतर है। तो यहाँ पर गामा का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर गामा का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपके सीधे सीधे सवाल जो है वो बनते हैं, ठीक है। इसको अपन देखें आगे, तो यहाँ पर जो जैव विविधता का मेन मापन है वो क्या है, आपको इसमें जो सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है जो एमपीसीएससी पूछ सकता है, वो तो यही पूछेगा। पहला क्या, किसने इसको दिया था, किसने दिया था, व्हिटकर साहब, ठीक है। ये हो गया हमारे जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता के लाभ क्या है, ठीक है, तो मुख्य रूप से भी ये क्या है आपके, आप नहीं देखेंगे, मेनली मेंस का पार्ट है, ठीक है। मृदा के निर्माण में योगदान होता है, नहीं उसके अलावा डीके ऑफ बायोफैक्टर्स, जीव जंतु, ठीक है। मुख्य रूप से उदाहरण दिया हुआ कि वही प्रदूषकों का अपघटन, भारतीय सरसों से जो विषैले धातु है, ठीक है, उनके अवशोषण के लिए जैसे तुलसी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके मेंस के हिसाब से हैं, ठीक। दूसरी जैव विविधता को हानि के कारक क्या है, तो मुख्य रूप से अलग अलग हानि के कारक है, जैसे मुख्य रूप से जो धीमी गति से होते हैं या कभी कभार होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, महामारी, परागण, तेजी, भूस्खलन। जबकि जो आपका मानव द्वारा जो प्रेरित होते हैं, देखो मुख्य रूप से जब प्रकृति क्या करती है, कोई चेंजेस लाती है, तो वो बहुत ज्यादा धीमा होता है। हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज्यादा समय लेगा, आगे चलकर ये 20 से 25 सालों तक हमें इसके बहुत ज्यादा क्या नकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। बाढ़ बहुत ज्यादा तेजी से, पहले क्या धीरे धीरे बाढ़ आएगी, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र डूबेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, मुख्य रूप से ये कभी कभार आते हैं, जो ये कारक होते हैं जो जैव विविधता में परिवर्तन लाते हैं, हानि लाते हैं, उनके जो कारक है वो बहुत ज्यादा धीमे स्तर पर होते हैं, ठीक है। जबकि अगर मानव द्वारा प्रेरित है तो वो क्या होगा, जैसे आवास का विखंडन, वनों को काट दिया सीधा सीधा, तो पूरी की पूरी जैव विविधता एक बार में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे आप ये देखते हो कि अभी कई बार बांध बनते हैं, ठीक है, कई जगह पर जो है खुदाई वगैरह, माइनिंग वगैरह होती है, ठीक है, खदानें वगैरह बनती है, तो चलो ये मान लिया कि मनुष्यों को तो क्या किया जाता है, इधर से उधर ले जाया जाता है, कि उन्हें नई जगह दे दी जाती है। जो जंगलों में रह रहे थे, वो जंगलों में भी रह रहे थे, तो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, बाघ हैं, ये है जो बहुत ऐसे लग रहे हैं एक्सटिंक्ट होने वाले, तो उनको एक जगह पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो बाकी छोटे छोटे जीव हैं उनके साथ क्या होता है, ठीक, तो उनके लिए तो कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि उनको भी, बंदर को भी पकड़कर वहां से ले गए। तो जंगलों में क्या होता है, तो ये जो जैव विविधता हो रही है वो क्या एक प्रकार से क्या हो जाती है, वहां की पूरी जैव विविधता समाप्त हो जाती है। 2-4 लोगों को ही बचा लिया जाता है, एक मनुष्य और दूसरे आज के टाइम पर सिर्फ क्या है, अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो बाघ, उसके अलावा किसी पर ध्यान दिया जाता है क्या, तो रिलेटेडली अभी ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा अगर ध्यान दिया जाता तो एक और है इंपॉर्टेंट, वो आपके चीता हो गए, ठीक है, चिंटू चीता, ठीक है। तो बात करेंगे आगे चलकर। तो आवास का विखंडन, शिकार अत्यधिक होगा, कृषि का प्रसार हो गया, कृषि प्रसार करने के लिए वनों की कटाई होगी, झूम कृषि हो गई, ठीक है। झूम कृषि आप जानते हो ना, जंगलों को जलाकर फिर वहां पर खेती की जाती है, ठीक है, जिसे स्थानांतरित प्रसार, मानव की जनसंख्या विस्फोट है ये एक बड़ा कारण,
ठीक है, वनों की कटाई होगी, विदेशी प्रजाति का प्रवेश, जैसे आपकी अमेरिका की गाजर घास, गाजर घास है, इसकी वजह से आप ये देखोगे कि मुख्य रूप से नई जो पुरानी पहले घास होती थी वो भारतीय जो घास है वो उगना बंद हो गई, तो आपको देखोगे गाजर घास का फैलाव बढ़ गया। तो जो अन्य प्रजाति है घासों की, क्या वो हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, ठीक है। उसके अलावा प्रदूषण हो गया, हमने डीडीटी देखा था, डाइक्लोफेन वगैरह देखा था, गिद्ध वगैरह के लिए जो समस्याएं बन रहा है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या है, कारक है। संरक्षण के लिए अब बात करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर भैया देखो अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मुख्य रूप से जैव विविधता का संरक्षण हम जिसकी बात कर रहे थे वो दो प्रकार के होते हैं। एक संरक्षण होता है क्या, इन सीटू, इसे क्या इंग्लिश में ही ज्यादा हमें याद रखना है, इन सीटू बोला जाता है, ठीक है, इन सीटू। और इसको क्या बोला जाता है, एक्स सीटू, ठीक है, एक्स सीटू के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सीटू भी बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन सीटू वर्ड जो है वो ज्यादा चलता है, ठीक है। इन सीटू और क्या यहाँ पर जो है देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जैव विविधता में जो सवाल है वो आपके अल्फा बीटा गामा से भी पहले अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सवाल बनते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है जहां से यूपीएससी भी कई बार जो है वो सवाल पूछता है, ठीक है। जैव विविधता में उससे जाना होता है तो पहली प्रायोरिटी रखता है। तो इन सितु और एक्स सितु का मतलब क्या है? तो इन सितु का यहाँ पर मतलब क्या है कि वही स्थान जहां पर वो रह रहे हैं उसी स्थान पर उनका क्या करना, संरक्षण करना, ठीक है। उसी स्थान पर उनका संरक्षण क्या कहलाता है, इन सितु, इन, ठीक है। यहाँ पर इन का मतलब क्या, वहीं पर, ठीक है, अंदर ही है जहां पर वो पहले से रह रहे थे उसे अपन ने क्या बोला है, इन सीटू बोला है। और वहीं पर उनका संरक्षण करना हिंदी में स्वस्थाने बोल दिया जाता है। स्वस्थाने मतलब जहां पर वो पहले से रह रहे हैं तो वहीं पर उनका संरक्षण क्या कहलाता है, इन सीटू। और जबकि उस जगह पर उनका संरक्षण अगर ना किया जा सके तो दूसरी जगह पर ले जाकर, ठीक है, एक क्या मुख्य रूप से एक खुद से बनाया हुआ, ठीक है, मानव निर्मित क्या एक प्रकार का संरक्षण क्या कहलाता है, एक्स सितु कहलाता है, ठीक है, जिसे पर स्थान या पराया स्थान या दूसरा स्थान के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि जो प्राकृतिक स्थान है उसमें संरक्षण दिया जाता है तो कैसा होता है, स्वस्थान। जैसे आपके क्या हो गए, नेशनल सेंचुरीज हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं उन्हें पूरा कवर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर आपके रिजर्व पे आ गए, बीएसआर के रूप में आ जाते हैं। उसके अलावा संरक्षित वन हम देते हैं, संरक्षित वन संरक्षण देते हैं। और दूसरे सामुदायिक वन, सामुदायिक वन मतलब निजी क्षेत्र के वन हो सकते हैं कि मुख्य रूप से बनाए गए समुदाय द्वारा एक वनों का निर्माण किया गया तो उसे क्या बोल दिया जाता है, सामुदायिक वन, फिर वहां पर संरक्षण दिया जाता है। और दूसरे क्या होते हैं आपके एक्स सितु मतलब जो कि क्या खुद से बनाए जाते हैं अलग से। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो अपन देखते हैं क्या देखते हैं, चिड़ियाघर। तो ये क्या था, संरक्षण के उद्देश्य से था, बाद में पता चला कि इसका फिर क्या हो गया, मुख्य रूप से पर्यटन वगैरह भी चालू हो गया, ठीक है। पर्यटन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी मुख्य रूप से ये है कि वहां से जो पैसा है वो इनके संरक्षण में ही लगाया जा सके, पहला उद्देश्य यही था। हालांकि जो चीजें हैं कई बार वो हमें अलग ही कई बार दिखाई देती है। उसके अलावा अपन देखें तो क्या, बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति जो उद्यान होते हैं, ठीक है, वहां पर संरक्षण, जैसे आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में देख लोगे कई बार तो कि आपको ये बॉटनिकल गार्डन वगैरह दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीड बैंक बनाया जाता है, ऐसे सीड जो विलुप्त होने वाले हैं जिनसे नए पौधे आने की संभावना है, अब उन सीडों को जो पौधे नहीं उग पा रहे तो उनके सीडों को क्या किया जा रहा है, क्रायोजेनिक तापमान पर संरक्षण किया जा रहा है। क्रायोजेनिक मतलब -150 डिग्री सेल्सियस से तापमान, उससे या उससे नीचे का तापमान जो होता है उसमें संरक्षण दिया जाता है, इन्हें रखा जाता है ताकि आगे चलकर क्या वापस से एक अगर अच्छा क्या होगा वातावरण मिलेगा तो वापस से इन्हें क्या, ठीक है, उगाया जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो इसका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 150 डिग्री। मैंने इसकी शायद आपसे बात भी की थी, क्रायोजेनिक टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे आज के टाइम पर अमेरिका में जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, ठीक है, वो अपने आप को क्या रख रहे हैं, क्रायोजेनिक तापमान पर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे से आज से 100 साल बाद अगर क्या होगा, मुख्य रूप से हम ये देखेंगे आज से 100 साल बाद अगर क्या होगा कि मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा तरक्की करेगा कि वो मुर्दों को भी क्या कर सके, जिंदा कर दे। तो ऐसे हो सकता है कि हम वापस से जीवित, हमें भी अमरता का वरदान प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो कई लोग हैं जो करोड़ों मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं सिर्फ क्या कि भैया हमारी बॉडी जो है वो 100 साल तक रखो, पैसा भी से ले लो, इतने पैसे हैं, ठीक है। तभी अगर हम मरते हैं जैसे ही हमारी डेथ होती है हमें, ठीक है, क्रायोजेनिक तापमान पर रख लेना ताकि इससे क्या होगा, मुख्य रूप से जो उनके अंदर के जीन्स हैं या जो सेल्स हैं वो खत्म नहीं होगी, इस टेम्परेचर पर खत्म नहीं होगी। तो आगे चलकर जब मेडिकल साइंस इतना तरक्की करेगा तो हो सकता है। तो वही है यहाँ पर सीड बैंक का मतलब क्या, क्योंकि पौधे तो पैसे दे नहीं पाएंगे, तो पौधों की प्रजातियां जो खत्म हो रही है मुख्य रूप से उन्हें क्या किया जा रहा है, उन सीड्स को रखा जा रहा है ताकि आगे चलकर अगर ऐसा वातावरण बने तो वापस से उनको क्या, जो विलुप्त होने की कगार में उनको क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या जैव विविधता में भी कमी आती है, ठीक है। उसके अलावा वही पॉलन बैंक में वो सीड टाइप के बैंक कहलाते हैं मुख्य रूप से। तो ये आपके क्या कहलाते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहां से आ जाएगा, इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वो एक्स सितु का है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो
इन सितु का है, ठीक है। तो इन सितु में क्या है, जो आपके अभ्यारण्य है वो आपके क्या नेचुरल क्षेत्र पर ही बन रहे हैं, प्राकृतिक क्षेत्र पर। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन और सामुदायिक वन। तो यहाँ पर जो है संभावनाएं सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो संभावना है जैव विविधता से सवाल होने की, ये एमपीपीएससी का बहुत मतलब इजी टाइप का क्वेश्चन, मैं आपको सही बताऊं, ठीक है, एक इजी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इजी टाइप में अगर देखें तो ऐसा सवाल आपका बन सकता है, जहां पर अपन क्या देखते हैं कि इन सितु का एग्जांपल क्या है और एक्स सितु का एग्जांपल क्या है, ठीक है। और आपको मैक्सिमम जो है वो यही नाम दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको दे देगा 3 नाम ऐसे दे देगा, और चौथा मान लो बॉटनिकल गार्डन दे दिया, या ये लिख देगा वनस्पति उद्यान लिख देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो उद्यान या चिड़ियाघर की बात करेगा, चिड़ियाघर दे देगा, ठीक है। अगर इन 3 को देगा तो यहाँ पर एक चिड़ियाघर दे देगा। तो कई बार आप क्या उसे कंफ्यूज की राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, वनस्पति उद्यान होगा कि नहीं होगा, राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति उद्यान को आप एक ही समझ, ठीक है। हाँ, चिड़ियाघर अलग से बनाया जाता है। जो चिड़ियाघर होते हैं वो मुख्य रूप से आप देखते हो ना कि जो चिड़ियाघर है वो क्या बनाए जाते हैं, प्राकृतिक में नहीं आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आप चिड़ियाघर नहीं देखते हो। वन विहार को जो है वो कन्वर्ट किया गया है, वन विहार का जो क्षेत्र है उसका कुछ भाग जो है वो चिड़ियाघर में कन्वर्ट किया गया है, एकमात्र जो मतलब जिसमें हमें जहाँ पर चीजें मिलती है। लेकिन चिड़ियाघर जो है वो क्या है, मुख्य रूप से स्वनिर्मित या मानव निर्मित क्या है, मुख्य रूप से ऐसा संरक्षण क्षेत्र है। तो उसे किसमें रखा जाता है, एक्स सितु में रखा जाता है। जैसे अब यहाँ पर आप देखते हो ना कि इंदौर वगैरह में है, तो वनों का ही कुछ ऐसा क्षेत्र जो कि क्या किया गया, स्पेसिफिकली अलग कर दिया गया है। उन्हें चिड़ियाघर का मतलब वो कि एक क्षेत्र दे दिया जाए, भैया इतने क्षेत्र में रहो, ठीक है, और अभी हम तुमको यहीं पर देखभाल करेंगे सारा, कि जंगल में तुमको शिकार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम अलग से खाना देंगे, ठीक। तो ये चीजें जब आप देखते हो तो चिड़ियाघर ही है, तो वहां पर प्राकृतिक रूप से वो अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होगा, जो शेर भाग है वो इसी के अंदर तो अपना क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, अपना भोजन ढूंढते, चीतल, हिरण, जिसको भी मारेंगे वो खाएंगे, आपको भी मिल सकते हैं, खुले ही घूमते मिल जाएंगे। चिड़ियाघर में होता है क्या ऐसा, चिड़ियाघर में आप घूमने जाते हो तो आपको खुले नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब आप जिस चिड़ियाघर में घूमने जा रहे हो वहां पर कहीं ना कहीं आपके जिस जगह पर आप चल रहे हो उस जगह पर क्या आपके और उसके बीच में क्या है, एक प्रकार की रेलिंग लगी हुई है, जाल लगा हुआ है, या तो आप ऊंचे में हो वो नीचे में, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्य रूप से ऐसा बनाया गया क्षेत्र जहां पर संरक्षण दिया जा रहा है, और वो प्राकृतिक रूप से भी क्या यहाँ पर उन्हें अलग से भोजन नहीं प्राप्त करना पड़ता, ये दिया जाता है मानव द्वारा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या आपका संरक्षण है, जिसे एक्स सितु में रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है इनको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। अब मुख्य रूप से अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आपके जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो आप अलग से ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ते हो। अगर यहाँ पर अपन बात करें, ठीक है, तो हमें दिखाई देता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब 1972 में लागू किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है राष्ट्रीय उद्यानों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर, ठीक है, मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होता है, 3 भागों में यहाँ पर इसे बांटा जाता है। एक तो सबसे होता है क्या, कोर जोन के रूप में जाना जाता है, फिर दूसरा पर्यटन क्षेत्र होता है, ठीक है, जहां पर उसके अंदर जा सकते हैं, जहां पर आपको क्या मिलेगा, वो लोग भी मिल जाएंगे, वो जो जैव विविधता को संरक्षण दिया रहा है वो भी मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा पाए जाने की इनकी संभावना कहां पर होगी, कोर जोन में। और उसके अलावा ये इसकी होती है क्या, परिसीमा, ठीक है, परिसीमा होती है जहां तक इनके पाए जाने की संभावनाएं हो सकती है। मुख्य रूप से जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर क्या होते हैं, जनजातियां भी रहती हैं, जो आसपास जंगलों में रह रही है वो भी रहती है, लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बोला जाता है एक्चुअली पे, मुख्य रूप से मानव और जो अन्य वनों में रहने वाली जो जैव विविधता है उनके संबंध को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, क्या प्रोग्राम चलाया गया है यहाँ पर, मुख्य रूप से मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे मैप प्रोग्राम बोला जाता है। और आज के टाइम पर ये जो मैप प्रोग्राम है वो किसके द्वारा देखा जाता है, यूनेस्को द्वारा देखा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से ये अंतरराष्ट्रीय विषय है। अगर हम देश की बात करें तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 3। मध्य प्रदेश में 3 है, ठीक है। पहला कौन सा बना था, 1986 में नीलगिरी बना था देश का। मध्य प्रदेश का कौन सा बना था, मध्य प्रदेश का कौन सा बना था, एमपी में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा है, ठीक है, पचमढ़ी है। पचमढ़ी कब बना था, पचमढ़ी, ठीक है, 1999 में, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा से वो वाला है अपना अचानक मार, ठीक है, अचानक मार या चांद कमार, ठीक है, कब बना था, 2005 में, ठीक है। और तीसरा कौन सा है आपका, पन्ना, ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये कब बना था, 2011 में, ठीक है, 2011 में। तो 3 आपके बायोस्फीयर रिजर्व है मुख्य रूप से। अब यही पन्ना टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, उसके अलावा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह भी है, ठीक है। तो इनको मिलाकर ही क्या बनाया जाता है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। तो पहला कौन सा है, मुख्य रूप से 18 है टोटल। ये बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट है वो आप अलग से आप
देख के रखिए, ठीक है। यहाँ पर अभी इसे इंक्लूड नहीं करा रहा हूँ, ठीक। तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। 18-22 का रिजर्व है और यूनेस्को की सूची में भी उसमें कौन कितने शामिल है आपके मुख्य रूप से 11 शामिल है, ठीक है। यूनेस्को की सूची, हाँ एमपी के मुख्य रूप से यहाँ पर 2 शामिल है, ठीक है, कि तीनों शामिल है। चलो पन्ना भी हो गया है, पन्ना है ना, 2020 में से कर दिया उसको, ठीक है, मुख्य रूप से शामिल हो गया मेरे हिसाब से। आपके अगर देखोगे तो एमपी में आपके शायद तीनों ही शामिल है, 20 में कर दिया, ठीक है। चल अब जो हमारा दूसरा पार्ट आता है, अगर इसको देखें और आपका जो दूसरा पार्ट है अगर उसकी बात करें, ठीक है, तो मुख्य रूप से अपन देखेंगे क्या, टाइगर रिजर्व भी आप लोग देख लीजिएगा। देखो जो एमपीपीएससी है अगर उसकी बात करें तो मुख्य रूप से वहां वो टाइगर रिजर्व से जो है वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में ये एनटीसीए की साइट है, देखो ऑथेंटिक जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो तो यही मानी जाएगी, ठीक है। अगर उसमें अपडेशन देखें तो 56 दिखाई देता है और टोटल जो है वो 2 को और मिल गया है, ठीक है, 57 और 58। हालांकि यहाँ पर अपडेशन जो है हमें नहीं दिखाई देता, जब एनटीसीए उसे अप्रूव कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा आपको यहाँ पर उनकी लिस्ट में दिखाई देने लग जाएगा, ठीक। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 7 टाइगर रिजर्व को अपन देखते हैं एनटीसीए के हिसाब से। अभी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने 2 टाइगर रिजर्वों की और बात की, जिसमें से मुख्य रूप से रातापानी को तो इनने मान ही लिया है, ठीक है, रातापानी को तो लगभग मान ही लिया है जो 8वां। बाकी 7 की बात करें, बाकी अगर हम 7 की बात करें मुख्य रूप से तो हमें जो 7 दिखाई देते हैं, ठीक है, उन 7 टाइगर रिजर्व की राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मुख्य रूप से 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और अभ्यारण्य कितने हैं मध्य प्रदेश में 24 है, ठीक है, 24 है। और इन्हीं में क्या बनाए गए हैं आपके, तो पहला जब टाइगर रिजर्व आया कब था, तो मुख्य रूप से आपका टाइगर रिजर्व 1973 में आया था, ठीक है। टाइगर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो 1973 में आया गया था। जब 73 में आया था तो पहली बार कितने बने थे, मुख्य रूप से 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, मुख्य रूप से 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। और जिसमें से जो हमारा पहला माना जाता है कौन सा माना जाता है, ठीक है, कौन सा, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जो पहला माना जाता है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा जरूर है क्योंकि ये एक साथ आए, सभी एक साथ आए, ठीक है। जो पहला माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, मुख्य रूप से यहाँ पर जिम कॉर्बेट माना जाता है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको देखनी है। दूसरा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी उसी साल का बन गया था आपका कान्हा बन गया था, 1973-74 हमें मिलता है। 74 में जो है टाइगर रिजर्व को एक्चुअल रूप से मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। तो कई जगह पर आपको जो मिलता है कि कान्हा जो टाइगर रिजर्व बना वो कब बना, 74 में बना, इसीलिए अपन 74 बोलते हैं, क्योंकि क्या है भारत के हिसाब से 73 है, क्योंकि 73 में टाइगर रिजर्व को एक्चुअल पे लागू कर दिया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने उसे 74 में लागू किया था, इसलिए 74 के रूप में उसे लागू किया। एक्चुअल अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी राज्यों में लगभग क्या 74 में ही लागू हुआ था, 73 में आ तो गया, इसीलिए आपको मैक्सिमम जो डेटे मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, 73 और 74 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश में जो अन्य टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा केपी, बीपी, एसएस और आर, फिर आर, नया आर आ गया, ठीक है। एक हो गया क्या आपका कान्हा, कान्हा के बाद कौन सा आ जाएगा, पेंच आ गया, ठीक है। कब बना पेंच, 1992-93 में, ठीक है। फिर कौन सा बना, बांधवगढ़, फिर आपका कौन सा बना, बांधवगढ़ बना। बांधवगढ़ के बाद पन्ना, ठीक है, पन्ना के बाद सतपुड़ा, ठीक है, कौन सा बना, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद संजय, ठीक है, संजय के बाद कौन सा बना, रानी दुर्गावती, ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती, ठीक है। और अभी अपन क्या देखते हैं, मुख्य रूप से एक रातापानी, ठीक है, रातापानी को लेकर चीजें चल रही है और उसका भी आपका माधव का भी जो है वो आ चुका है, ठीक। लेकिन जब अपन ये बात करेंगे तो रातापानी तो काफी टाइम से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक एनटीसीए अपनी साइड में अप्रूव नहीं करता, या केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तो इसे अप्रूव करती ही है, ठीक है, लेकिन जब तक अभी वही है कि केंद्र सरकार द्वारा भी अप्रूव किया जाएगा तो उसके बाद उसमें भी कौन अथॉरिटी देगा, मतलब मुख्य रूप से अथॉरिटी कौन है यहाँ पर, एनटीसीए। तो एनटीसीए की लिस्ट में फिर बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। एनटीसीए के अलावा अगर अपन इनकी बात, इनको छोड़ दें, ठीक है, तो उसके अलावा आपके मुख्य रूप से आपको कौन सा, देखो पेंच जो है वो आपको 2 जगह दिखाई देंगे, ठीक है, पेंच आपको एक महाराष्ट्र में भी, ठीक है, मुख्य रूप से पेंच जो है वो महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। उसके अलावा अपन यहाँ पर देखें तो अभी रिसेंटली कौन सा बना है, गुरु घासीदास भी बना है, गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास, और जिसे तामोड़ पिंगला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तामोड़ पिंगला यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ा गया है और गुरु घासीदास जो था वहां पर चौथा राष्ट्रीय उद्यान था छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये कहां पर लगता है, मुख्य रूप से आपके वही एमपी जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, सीधी सिंगरौली से लगता है, वो तो यहाँ पर संजय है, और संजय का ये जो भाग है छत्तीसगढ़ में वो किस नाम से जाना जाता है, गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो रिसेंट के बने हैं। रिसेंट में अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में आप जो है वो किसको याद रख सकते हैं, एक तो धौलपुर, करौली, जो रिसेंट बने, देखो 2023 में बना है, 2024 में बना है,
तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, और मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ का है तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि संजय के बाद संजय से निकला हुआ जो पार्ट है वो आपको कहां पर दिखाई देता है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। तो गुरु घासीदास, जिसे पूरा नाम क्या बोला जाता है, गुरु घासीदास तामोर पिंगला, छत्तीसगढ़ में 2024 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया। उसके अलावा आपका एक और बना गया राजस्थान में, कौन सा, धौलपुर करौली, ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर इसको मैप बेस में अपन देखें, ठीक है, मैप बेस में अगर अपन बात करें यहाँ पर मुख्य रूप से, ठीक है, तो मैप आप जरूर देखिएगा, एनटीसीए की साइट नहीं जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके जोड़े मिलाव आ जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग मुख्य रूप से आते हैं कि कौन से राज्य में कौन, ठीक है, किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको पर्टिकुलर ये जो है मैप देखना है, ठीक, कहां पर, एनटीसीए की साइट में। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, लाइक कौन कौन सा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो राजा जी और कॉर्बेट, ठीक है, राजा जी और कॉर्बेट कहां पर है, मुख्य रूप से उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो पीलीभीत और दुधवा, ठीक है, पीलीभीत और दुधवा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा रानीपुर भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी रिसेंटली ही बना है, ठीक है, रानीपुर भी जो है वो आपका 52वां 53वां जो है वो क्या है, तो यूपी में है रानीपुर। उसके अलावा अपन देखेंगे क्या, यहाँ पर बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि। और एक हो गया पलामू, ठीक है, पलामू कहां पर, झारखंड, पलामू दालमा के नाम से जाना जाता है, पलामू यहाँ पर नाम दिया हुआ है, पलामू दालमा के नाम से जो है वो मुख्य रूप से आपके झारखंड के क्या जाने जाते हैं, आपके टाइगर रिजर्व जाने जाते हैं। पलामू दालमा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी देखे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका टाइगर रिजर्व है पलामू दालमा, पलामू लिखा हुआ है, पलामू दालमा के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बुक्सा, तो बुक्सा मुख्य रूप से कहां पर है, देखो बुक्सा किसमें आएगा, आपका बुक्सा और सुंदरबन, ठीक है, ये दोनों कहां पर है, आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्या, ओरंग, काजीरंगा, नामेरी, ठीक है, और मानस वगैरह ये किसमें आ जाएंगे, आपके असम में। इसी प्रकार से कामलांग, ठीक है, नामदफा हो गया, पक्के हो गया है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में। देखो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर ये नामदफा सर आया था शायद, ये जो आपके इंपॉर्टेंट है उसमें कर्नाटक में जरूर ध्यान रखना, कर्नाटक के जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। एक आपका हो गया क्या, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई वगैरह, मधुमलाई आपका किसमें आ जाएगा, तमिलनाडु में, अन्नामलाई, मधुमलाई, मेघामलाई, ठीक है, ये सारे जिसमें मलाई मलाई आया मुख्य रूप से, देखो ये हो गया मधुमलाई, ठीक है। उसके अलावा मुख्य रूप से मेघामलाई, अन्नामलाई हो गया, ठीक है, अन्नामलाई जो है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में, ठीक है, तो ये आपके तीनों ही जो कहां पर आ जा रहे हैं, मुख्य रूप से तमिलनाडु में। उसके अलावा सत्यमंगलम, ठीक है, सत्यमंगलम वो भी कहां पर आ जाएगा, आपका तमिलनाडु में ही आ जाएगा। और इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो कौन कौन से, पराम्बीकुलम, ठीक है, और पेरियार। इसके अलावा जो मुंदनथराई है, मुंदनथराई ये भी रिसेंटली वाले बनने वाले हैं, तो मुंदनथराई जो है वो भी किसमें आ रहा है, आपका यहाँ पर तमिलनाडु में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको जरूर पढ़ने। इसी तरह एक मिलता है आपको नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम किसमें, आंध्र प्रदेश में। और अब तेलंगाना में कौन कौन से आ गए, अमराबाद और कावल, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अपन ने कौन सा देख लिया है, मुख्य रूप से अभी अपन ने देखा था एक गुरु घासीदास, मैप में यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसी तरह से अपन अचानक मार जो है वो आपका टाइगर रिजर्व है कहां पर, छत्तीसगढ़ में। हमारे यहाँ देखो अचानक मार जो है वो मुख्य रूप से आपको क्या दिखाई देता है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ठीक है, 60-30 के रेशियो में या 70-30 के रेशियो के आसपास अपन देखते हैं, ठीक है। तो अचानक कमार वहां पर क्या है, टाइगर रिजर्व के रूप में। उसके अलावा और है यहाँ पर उदंती सेदंती और इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती जो नदी है उसी के आधार पर इसका जो नाम है इंद्रावती रखा गया। महाराष्ट्र के मेलघाट, बोर, तड़ोबा इंद्री हो गया, ठीक है, यहाँ पर। उसके अलावा पेच एक मध्य प्रदेश में और एक दूसरा कहां पर है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। और सह्याद्री, ठीक है, मध्य प्रदेश की आपको याद ही मुख्य रूप से, ठीक है, टाइगर रिजर्व मैक्सिमम। अगर राजस्थान की बात करें तो सरिस्का, रणथंभौर, ठीक है, रामगढ़, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, थोड़े बहुत नाम भी अगर आप लोकल हो तो आप ये बेहतर तरीके से जानते हो कि ये जो नाम है राजस्थान में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो रणथंभौर, सरिस्का आपने सुना है, उज्जैन में आप रह रहे हो और आपको थोड़ा बहुत राजस्थान का तो अंदाजा होगा, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स वगैरह जो है, रामगढ़, रणथंभौर और सरिस्का जो है वो कहां पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में। उसके अलावा अपन यहाँ पर, ठीक है, जो ये डंफा, ठीक है, डंफा कहां पर आ रहा है आपका, किसमें आ रहा है, मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है, ये क्या है आपका, मिजोरम में, ठीक है, ये मिजोरम है। आपको नॉर्थ ईस्ट में क्या है, मुख्य रूप से जितनी भी आपकी क्या है यहाँ पर राज्य है, ठीक है, उनके आपको पता होना चाहिए उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो आपको लोकेशन की यहाँ पर अपन देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर नागालैंड हो गया, ये आपका मणिपुर हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया,
ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया मुख्य रूप से, ये आपका मेघालय हो गया और ये वाला भाग असम हो गया बीच में। फिर यहाँ से लग जाता है आपका क्या, यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो बाउंड्री है किसकी बनती है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल देखो यहाँ पर किससे लगता है, तो ये आपका भूटान, ये आपका भूटान है, ये नेपाल है और ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, और तीनों के साथ क्या पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, सिक्किम की दो ही जगह से लगती है, एक नेपाल और भूटान से। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। असम की भी जो सीमा है, ठीक है, असम की भी जो सीमा है वो किससे लगती है यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम से निकलकर बांग्लादेश में एंटर करती है, तो असम की भी जो सीमा है वो किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। जैसे असम का बारे में अभी आप सुनते रहते हो कि मुख्य रूप से जो वही बाहरी लोगों का आना, ठीक है, तो मुख्य रूप से असम की भी सीमा लगती है, वही ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह निकलती है। तो थोड़ा सा आप इनको देख लीजिएगा, इनके जो राज्य है मुख्य रूप से जो जिनसे लगते हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश अभी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आप ये देखते हो कि बांग्लादेश में जो चीजें चल रही है और भारत के और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है उनमें क्या है, बहुत सारी चीजें आई हैं, तो ऐसे में वहां पर जो सवाल है थोड़े बहुत जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र को लेकर सवाल जा सकते हैं, ठीक है, उनकी सहायक नदियों को लेकर जो है वो सवाल जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उन्हें देख लीजिएगा। तो ये हमारा पार्ट है मुख्य रूप से किसका, टाइगर रिजर्व का। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। टाइगर रिजर्व मैप जो है वो आप देख लेना, इससे ये आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कहां पर, एनटीसीए की साइट पे। ठीक है, वहां पर जाओगे कुछ एक आध नहीं मिलेंगे, बाकी तो लगभग जो है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो जैव विविधता हमारी पाई जा रही है और अगर उन्हें किसी प्रकार से खतरा है, ठीक है, तो उनके आधार पर क्या किया गया है, उन्हें थोड़ा सा क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, उन्हें क्या किया गया है, बांटा गया है मुख्य रूप से, और जो बांटा गया है उसके आधार पर क्या बनाए गए हैं, कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, जो खतरा है उसके आधार पर अगर कोई प्रजाति क्या है, एक क्षेत्र बनाया गया है, कौन से, हॉट स्पॉट बोला जाता है। यहाँ से भी जो सवाल है वो आपके बनते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अच्छी है, ठीक है, प्रजाति भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको खतरा है, तो उनको संरक्षण भी देना है। उसके आधार पर क्या किया गया, पूरे विश्व में जो है ये वैश्विक कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है और पूरे विश्व में क्या बनाए गए हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, इनकी जो सीमाएं हैं उनका किसी भी देश से लेना देना नहीं। ठीक है, एक से अधिक देश जो है या दो से अधिक या तीन से अधिक जो देश है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो देशों को इसमें नहीं रखा गया कि कौन कौन सा देश, मुख्य रूप से हमें सिर्फ जो देखना है वो भारत का कैसा कौन कौन सा क्षेत्र है जो क्या आता है, मुख्य रूप से किसमें आता है, आपका उन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में आता है, उनको हमें देखना है। तो हॉट स्पॉट बनाने की जो है वो मुख्य रूप से दो शर्तें हैं। एक तो क्या है, स्थानिक प्रजाति पाई जानी चाहिए वहां पर बड़ी संख्या में, मतलब जैव विविधता अधिक होनी चाहिए, और दूसरा क्या, खतरा हो तो उनको संरक्षण देने का। ठीक है, तो मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, एक तो एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब क्या है, स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर उसकी सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में चावल की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है, इसलिए कई बार छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो नदियों में भी कई नाम दिए जाते हैं धान के कटोरे के। ठीक है, तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में लगभग ये माना जाता है कि चावल की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं। ठीक है, हाँ, मतलब स्थान, तो इन्हें क्या बोलेंगे, स्थानिक प्रजातियों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, स्थानिक प्रजातियों के रूप में देखा जाता है, मतलब बहुत वैरायटीज होती है, मतलब बहुत जिसमें से कुछ खत्म भी हो गई या विलुप्त भी हो गई, ये भी माना जाता है। ठीक है, तो हॉट स्पॉट मेनली अपन को कहां पर दिखाई देंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। सर्वाधिक जो जैव विविधता है या स्थानिक प्रजातियां आपको दिखाई देंगी वो कई क्षेत्रों पर दिखाई देंगी जहां पर तापमान उनके अनुकूल है, तो वहां पर प्रजातियां और नई नई विकसित हो सकती है। तो कहां पर पाई जाती है मुख्य रूप से, तो पहला जो हमें बात याद रखनी है कि हॉट स्पॉट कहां पर पाए जाते हैं, मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट है, तो 36 हॉट स्पॉट है। ठीक है, 36 हॉट स्पॉट अब हो गए हैं, पहले कितने थे, 34 से 2 बढ़ गए 2018 में। ठीक है, तो 36 हॉट स्पॉट है। उसके अलावा भारत में कितने हैं, तो भारत में आपके 4 हॉट स्पॉट है। ठीक है, 4 हॉट स्पॉट मुख्य रूप से कौन कौन से, तो यहाँ पर जो आपके 4 हॉट स्पॉट है उसमें क्या आता है, आपका पश्चिमी घाट और उसका भी श्रीलंका वाला भी क्षेत्र। ठीक है, आपका पूरा भारत का पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो नीलगिरी वगैरह वो सारा का सारा। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है यहाँ पर, हिमालयन क्षेत्र। हिमालय में भी पूर्वी हिमालय मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाता है, हिमालयन क्षेत्र। तीसरा कौन सा है आपका भारत म्यांमार सीमा वाला क्षेत्र, और चौथा कौन सा, सुंडालैंड और अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, मुख्य रूप से अगर उन क्षेत्रों की अपन बात करें, ठीक है, तो हमें वो क्षेत्र दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, सुंडालैंड विवादित बना रहता है, वो तो अभी आगे बना रहेगा। ठीक है, मुख्य रूप से अगर पर्यावरण के क्षेत्र से लेकर अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बात करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपन को यहाँ पर 4 क्षेत्र दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक आपका क्या हो गया, एक तो पहला भाग अपन ने कौन सा देखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी घाट की बात की है अपन ने। पश्चिमी घाट में अपन ने देखा, ये पश्चिमी घाट हो गया पहला। ठीक है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला भाग है यहाँ पर। ठीक, जो दूसरा हमने देखा वो क्या देखा, हिमालय वाला भाग देखा अपन ने, हिमालय वाला भाग देखा। फिर अपन ने देखा क्या, कौन सा आपका
ठीक है, भारत म्यांमार सीमा, देखो ये पूरा का भारत का क्षेत्र हो गया यहाँ पर, ठीक है, और इसके अलावा बांग्लादेश का भी कुछ क्षेत्र, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर भारत का ही क्षेत्र, और उसके अलावा म्यांमार का पूरा जो क्षेत्र है वो आपका शामिल होता है उसके, क्योंकि हम भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके, ठीक है, तो भारत म्यांमार सीमा, और जो चौथा देखते हैं अपन जो अपना अंडमान निकोबार और सुंडालैंड वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आता है। तो 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इन्हें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो सवाल है वो पहले भी बनते रहे और आगे भी बनेंगे। कौन कौन से क्षेत्र अपन यहाँ पर देखे, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है, हिमालय, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड और अंडमान निकोबार। अब इन्हीं जो है हमारे क्या है 36 हॉट स्पॉट है, उनमें से और जो अधिक जैव विविधता जहां पर पाई जा रही है, तो उनमें से भी उसे क्या किया गया है, उसमें से भी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट निकाले गए। और ऐसे जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है उसमें से भारत के कितने शामिल है, 2 हॉट स्पॉट शामिल है, 2 हॉटेस्ट, जो कौन कौन से, एक तो यहाँ पर जो अपन ने कलर दिखाया है, कौन कौन सा, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर स्टार लगा सकते हो, और स्टार लगा के इनके सामने आप स्टार की 2 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है, कौन कौन से, पश्चिमी घाट श्रीलंका और भारत म्यांमार सीमा, ठीक है। ये 2 क्या है जो 36 हॉट स्पॉट है, उसमें से 4 क्या है मध्य कहां पर पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। और भारत में अगर बात करें तो विश्व में इन्हीं 36 में से 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, जिसमें से जो 2 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है वो किसके शामिल है, भारतीय क्षेत्र के भी शामिल है। एक हो गया हमारा क्या, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और दूसरा कौन सा हो गया, भारत म्यांमार सीमा, ठीक है, भारत म्यांमार सीमा, ठीक है। 4 हॉट स्पॉट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट श्रीलंका, हिमालय, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड और अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, ठीक है। 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में 2 भारत के हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट और दूसरा भारत म्यांमार सीमा, ठीक है। ये हो गया हमारे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। अब उनकी हॉट स्पॉट की बात करें तो ऐसे ये भूमि क्षेत्र के अलावा जो क्या पाए जा रहे हैं आपके वनों समुद्रों में, ठीक है, जो आपका सी है, समुद्र है, ओशियन है, ठीक है, उसमें भी मुख्य रूप से क्या देखा गया है कि वहां पर भी जैव विविधता पाई जाती है। उस आधार के लिए क्या चलाए गए हैं, ब्लू मिशन चलाया गया है, ठीक है, ब्लू मिशन चलाया गया है, और ब्लू मिशन के तहत क्या किया गया है, ऐसे अब यहाँ पर वहां पर अपन ने नाम कर दिया था हॉट स्पॉट, ठीक है, किसके लिए, जो आपके मुख्य रूप से भूमि वाले क्षेत्र है, भूमि वाली जैव विविधता है, ठीक है, और जो आपकी क्या समुद्र वाली या जल वाली क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, वहां पर क्या नाम दिया गया इसके, होप स्पॉट, ठीक है, होप स्पॉट नाम दिया गया। और होप स्पॉट में अगर हम बात करें तो भारत में भी क्या है, 2 होप स्पॉट है, कौन कौन से, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र जो हमारा क्या है, ये द्वीपीय क्षेत्र में मुख्य रूप से देखे जाते हैं, तो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र और दूसरा लक्षद्वीप। हमें 2 ही आइलैंड दिखाई देते हैं, एक तरफ हमें पूर्वी और दूसरे पश्चिमी ओर दिखाई देता है, तो अंडमान निकोबार वाला और दूसरा आपका लक्षद्वीप जो है वो आपके 2 होप स्पॉट कहां पर पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया होप स्पॉट और हॉट स्पॉट, ठीक है। तो यहां तक अपन ने चर्चा की है मुख्य रूप से, जहां पर अपन ने हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट की चर्चा की है, ठीक है। इसके बाद जो अपन कहानी देखते हैं वो किसकी दिखाई देती है, रेड डाटा बुक की बात करेंगे, जहां पर हम जैव, क्योंकि देखो जैव विविधता टॉपिक है, और जैव विविधता के आधार पर जो भी मिशंस चलाए जा रहे हैं, जो भी क्या परियोजनाएं चलाई जा रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे भी अब आगे चलकर अपन प्रोजेक्ट टाइगर की भी बात करेंगे, प्रोजेक्ट हेंगुल है, ठीक है, प्रोजेक्ट माइक है, एम स्ट्रिप्स है, ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, तो उनकी अपन बात करेंगे। अधिनियम देखेंगे, भारत में किस प्रकार के अधिनियम बने, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए, उनकी चर्चा हमें करनी, ठीक।